अब हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का सेकेंड पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, और ऐसे पर्सन कौन है जो कि फूड इनसिक्योर है, इसके बारे में देखा, और फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। तो कौन फूड इनसिक्योर है उसमें हमने समझा था जिनके पास बहुत ही कम लैंड है या फिर लैंड नहीं है, वो एज अ लेबरर काम करते हैं, इल पेड ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। तो हम यहाँ पे दो स्टोरी देखने वाले हैं। पहली स्टोरी है रामू की। रामू एक कैजुअल लेबरर है, कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर है रायपुर विलेज में, ठीक है। रामू का एक बेटा है सोमू जो कि 10 साल का है और वो एज अ पाली वर्क करता है, मतलब सरपंच के यहाँ कैटल्स की, गाय भैंस की देखभाल करता है और वो पूरे साल एम्प्लॉयड रहता है। रामू का लड़का सोमू, जिसको कि 1000 रुपीज़ की पेमेंट मिलती है। रामू के 3 और लड़के हैं और 2 लड़कियां और हैं जो कि अभी छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते। साथ साथ रामू की वाइफ है सुंदरी, वो एक पार्ट टाइम वर्क करती है एज अ हाउस क्लीनर, और उसके बाद लाइफ स्टॉक में वहाँ पे काऊ डंग को मैनेज करती है, रिमूव करती है, मतलब साफ़ सफाई का काम करती है। और इसके लिए उसको 1/2 लीटर मिल्क और थोड़ी कुक्ड फूड या फिर वेजिटेबल जो बचा रहता है उनके यहाँ, वो सब मिल जाता है। इसके साथ साथ जब बिज़ी सीज़न होता है, ठीक है, जब खेतों में काम होता है ज़्यादा, उस केस में वो अपने फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करती है, मतलब अपने हस्बैंड रामू के साथ जा कर के काम करती है। जैसे कि सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का सीज़न जो होता है, उस सीज़न में वो जा कर के काम करती है और अर्निंग को सप्लीमेंट करती है। रामू को इसी समय काम मिलता है क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लेबरर है। उसके बाद महीने में साल में वो 4 महीने लगभग अनएम्प्लॉयड रहता है, ठीक है। जब प्लांट कंसोलिडेशन पीरियड होता है, जब प्लांट मैच्योर हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, उस समय वो अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है। जब वो अनएम्प्लॉयड होता है तो दूसरी एक्टिविटीज़ खोजता है, उसको थोड़ी बहुत ब्रिक लेइंग में काम मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम मिल जाता है, और फाइनली इतना एफर्ट करने के बाद वो थोड़ा बहुत या फिर कैश या फिर काइंड में कुछ अर्निंग कर लेता है, जिससे उसको 2 वक्त का फूड और कुछ एसेंशियल आइटम्स मिल जाते हैं। लेकिन वो जब अनएम्प्लॉयड रहता है साल के 4 महीने, उस समय क्या होता है, उसको कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके छोटे बच्चे हैं, उनको बिना खाने के कभी-कभी सोना पड़ जाता है, और मिल्क और वेजिटेबल उनके रेगुलर मील के पार्ट नहीं हैं। तो लगभग 4 महीने जब रामू अनएम्प्लॉयड रहता है तो वो फूड इनसिक्योर हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर एक सीज़नल जॉब है या फिर एक सीज़नल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इस वजह से रामू अनएम्प्लॉयड भी रहता है साल के 4 महीने। दूसरी स्टोरी देखते हैं हम। अभी हमने विलेज एरिया की देखी, ठीक है, रूरल एरिया की स्टोरी देखी। अब हम देखने वाले हैं अर्बन एरिया। अहमद की स्टोरी देखते हैं। अहमद कौन है? एक रिक्शा पुलर है बेंगलोर में, और वो झुमरी तलैया से शिफ्ट हुआ है अपने 3 भाई और 2 बहन और उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके साथ वो शिफ्ट हुआ है। वो झुग्गी में रहता है बेंगलोर में एक जगह, और उसकी पूरी फैमिली का सर्वाइवल जो है उसकी डेली अर्निंग से चलता है। मतलब उसकी फैमिली, उसकी जो डेली रिक्शा पुलिंग से अर्निंग होती है, रिक्शा चलाने से अर्निंग होती है, उससे उसकी पूरी फैमिली चलती है। लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, उसकी जो अर्निंग है फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि रिक्शा पुलर है। कभी उसको सवारी मिली तो ज़्यादा पैसा मिला, कभी नहीं मिली तो पैसा कम मिला, तो मतलब उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट होती रहती है। कुछ टाइम में उसके पास इनफ अर्निंग हो जाती है, और कभी कभी जो है वो बेयरली अर्न कर पाता है, अपनी डेली नेसेसिटीज़ भी वो अर्न नहीं कर पाता है। कभी कभी तो एक प्रॉफिट हो जाता है उसको, लेकिन कभी कभी अर्निंग इतनी नहीं होती। और बहुत ही फॉर्चुनेटली, बहुत ही भाग्य की बात है कि अहमद के पास येलो कार्ड है। येलो कार्ड मतलब पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, ठीक। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक सम एश्योर कर दिया जाता है कि इस सम से अगर नीचे कोई अर्निंग कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, और इस सम से अगर कोई ऊपर अर्निंग कर रहा है तो एबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। तो उसके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है। इस कार्ड से अहमद को सफिशिएंट
क्वांटिटी ऑफ वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें उसको अपने डेली यूज़ के लिए मिल जाती है। ठीक, येलो कार्ड होने से उसको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो भी उसकी ज़रूरी सामान है, जो डेली नीड की चीज़ें हैं, उसको मार्केट प्राइस से आधे प्राइस में मिल जाती है। अपना मंथली स्टॉक एक पर्टिकुलर डे खरीद लेता है वो राशन शॉप से जा कर के, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए राशन शॉप गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। तो अहमद जो है अपनी अर्निंग, अपनी सर्वाइवल को किसी तरीके से मैनेज कर लेता है। इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद वो अकेला अर्निंग मेंबर है, बट गवर्नमेंट ने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई किया है, उस सिस्टम की मदद से वो कुछ न कुछ अर्निंग कर लेता है। ठीक है, तो आपने 2 स्टोरी पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी आपने रामू की और दूसरी स्टोरी आपने अहमद की पढ़ी। ठीक है, तो अहमद कैसे मैनेज कर रहा है अपनी इनकम, वो रिक्शा पुलिंग के थ्रू मैनेज कर रहा है। और रामू कैसे मैनेज कर रहा है, वो एग्रीकल्चरल लेबरर है। अहमद के केस में बीपीएल कार्ड है उसके पास, जिससे उसको बेनिफिट मिल रहा है, बट रामू के केस में उसके पास कोई कार्ड नहीं है। तो सोशल कॉम्पोजिशन along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity। तो जो सोशल कॉम्पोजिशन है और साथ साथ जो फूड खरीदने की इनएबिलिटी है, वो भी फूड सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और कुछ अदर बैकवर्ड सेक्शंस, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनमें से जो पुअरेस्ट सेक्शन हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन है फूड इनसिक्योरिटी से। जिनके पास इनकम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लो इनकम है, सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित हैं फूड इनसिक्योरिटी से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कुछ लोअर कास्ट अमंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी से प्रोन हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोन हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको कि काम के लिए या फिर कोई भी अदर फैक्टर के लिए अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ कर के माइग्रेट कर गए हैं, उसमें से अधिकांश लोग सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। उनको फूड अवेलेबल, एसेसिबल और अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। तो जब फूड इनसिक्योरिटी होती है तो उस केस में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। कुपोषण का लोग शिकार हो जाते हैं क्योंकि एडिक्वेट उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनको फूड नहीं मिल पा रही है। और ज़्यादातर केसेस ये वुमेंस के केस में देखने को मिलता है। उनको फूड इनसिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू मेन ज़्यादा वो फूड इनसिक्योर ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सीरियस कंसर्न का मैटर है। यहाँ तक कि उनको फूड न मिलने से, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने से जो उनके बच्चे होते हैं वो भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ए लार्ज पोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो एक लार्ज सेक्शन है जिसमें कि प्रेग्नेंट मदर आती हैं, नर्सिंग मदर आती हैं और साथ साथ 5 साल से एज के कम बच्चे, 5 साल की एज से कम के बच्चे जो हैं वो इस फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोन वो पर्सन है। अगर हम नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998 और 99 की बात करें तो ऐसे वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, जो कि फूड इनसिक्योर हैं, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स और ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम एज के हैं, वो लगभग 11 करोड़ के आसपास। अब तो हो सकता है ये डेटा कुछ आगे पीछे हुआ हो क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी सर्वे नहीं हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, रीजन मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, पॉवर्टी एरिया है या फिर रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जो कि सिटी से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं अच्छे तरीके से, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे कि कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार का कुछ पार्ट, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, इन सभी एरियाज़ में प्रॉब्लम के कारण फूड इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिलती है।
तो फूड इनसिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हंगर। फूड इनसिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन है? हंगर। हंगर बताता है कि फूड सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, हंगर मीन्स भूख। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हंगर इज नॉट जस्ट एन इंसिडेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। हंगर केवल पॉवर्टी का एक एक्सप्रेशन नहीं है कि लोगों को भूख लगी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो पुअर है, ये उसका इंडिकेटर नहीं है, बट हंगर पॉवर्टी लाता है। ठीक है, अगर लोग पुअर हैं तो हंग्री होंगे ही, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है कि वो फूड को अफोर्ड कर सकें उतना। ठीक, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो फूड सिक्योरिटी, अभी तक हमने फूड इनसिक्योरिटी के बारे में देखा, तो फूड इनसिक्योरिटी क्या है? अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब जब हमको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा तो जो कंट्री में करंट हंगर सिचुएशन है, जो लोग अभी भी पुअर हैं, उस पॉवर्टी को, उस हंगर को हमें एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा, और साथ साथ फ्यूचर में जो होने वाली हंगर की प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करना होगा। हंगर के पास क्रॉनिक और सीजनल डायमेंशन दोनों होते हैं। कुछ पीपल होते हैं जिनके पास थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं होता, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से। कुछ लोग सीजनल होते हैं, जैसे कि रामू के केस में हमने देखा 4 महीने उसको प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक हंगर इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, क्रॉनिक हंगर कैसे आती है? या फिर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है, या फिर एडिक्वेट क्वालिटी नहीं है उस फूड की। फूड ग्रेन तो अवेलेबल है बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ग्रेन्स न्यूट्रिशस नहीं है, ख़राब ग्रेन्स हैं। ठीक है, अब लोग क्रॉनिक हंगर से क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत लो इनकम होती है। लो इनकम के कारण वो फूड को बाई करने में, फूड को परचेज करने में समर्थ नहीं होते हैं अपने सर्वाइवल के कारण। अपने सर्वाइवल के लिए फूड खरीदने में वो एबल नहीं होते हैं, इस वजह से क्रॉनिक हंगर आती है। दूसरी है सीजनल हंगर। ठीक है, दूसरी है सीजनल हंगर। वो क्या है? साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। फूड ग्रो हो रहा है और हार्वेस्ट हो रहा है, उस समय लोगों के पास काम है, अवेलेबल है वर्क, और वो जो ग्रोइंग पीरियड है उस पीरियड में वर्क अवेलेबल नहीं है, तो उस समय उनके पास इनकम नहीं हो पा रही है। उस वजह से क्या होता है? सीजनल हंगर हमको देखने को मिलता है। क्रॉनिक हंगर कब देखने को मिलता है? क्वालिटी क्वांटिटी एडिक्वेट ना हो, साथ साथ इनकम इतनी कम है कि लोग फूड नहीं खरीद सकते, फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते। सीजनल हंगर जब क्रॉप ग्रो हो रही है उस समय लोगों के पास वर्क नहीं अवेलेबल होता, इस वजह से उस सीजनल हंगर का शिकार हो जाते हैं। सीजनल हंगर हमको रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सीजनल एक्टिविटीज़ हैं। हर समय एग्रीकल्चर में काम नहीं होता है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, इन्हीं सब सीजन्स में काम एग्रीकल्चर एरिया में देखने को मिलता है। और अर्बन एरियाज़ में कैजुअल लेबरर्स में देखने को मिलता है। जैसे रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के समय कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। उस केस में उनको जॉब नहीं मिल पाती, उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, फिर काम नहीं मिल पाता है। ये जो हंगर है वो तब आता है जब पूरे साल जो है वो लोग काम ना कर रहे हों, उस केस में ऐसा हंगर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ हंगर में सीजनल, क्रॉनिक और टोटल दिया हुआ है। 1983, 93, 94, 99 से 2000 का डेटा दिया हुआ है। ठीक, इस डेटा को आप एक बार देख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि हंगर, सीजनल हंगर इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, क्रॉनिक हंगर डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और टोटल मिला करके क्या है। ठीक है, इसके बाद जो परसेंटेज ऑफ सीजनल है और क्रॉनिक हंगर है, सीजनल और क्रॉनिक हंगर का जो परसेंटेज है इंडिया में डिक्लाइन हुआ है। आप देख रहे हैं 16.2 से सीधे 2.6 आ चुका है। 2000 का डेटा है, अभी 25 साल और बीत चुके हैं, उसका डेटा आप चेक करिएगा, अगर सर्वे हुआ होगा तो अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। तो जो सीजनल और क्रॉनिक हंगर है उसका लेवल हमको डिक्लाइन होते हुए दिखा है। मतलब इंडिया इज़ एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया
फूड सफिशिएंसी की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फूड सिक्योरिटी के तरफ, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब इंडिया ने काम किया है अपने फूड सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। तो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा मेजर्स अडॉप्ट किए गए इंडिया को फूड ग्रेन्स के टर्म्स में मजबूत बनाने का। प्लानिंग कमीशन आई, प्लानिंग कमीशन ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया 1951 में, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटिव था वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, ठीक है। बाद में सेकेंड 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर से फोकस हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लाया गया, बट जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। उसी समय नई स्ट्रेटजी लाई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसने कि वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इम्प्रेसिव रिजल्ट दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में मैसिव कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो एक स्पेशल स्टैम्प उन्होंने लॉन्च किया, वीट रिवॉल्यूशन, जुलाई 1968 में। मतलब इंडिया में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किया है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आई, ये सारी चीज़ें क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। इसके बाद द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में तो इंक्रीमेंट देखने को मिला, बट ये डिसप्रपोर्शनेट था। मतलब हर जगह इक्वालिटी नहीं थी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिला, ठीक, जिसमें 58 एंड 33 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 58 मिलियन टन और मध्य प्रदेश में 33 मिलियन टन का प्रोडक्शन हमको 2020-21 में देखने को मिला। और उसके बाद 2020-21 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 310 मिलियन टन देखने को मिला। उसके बाद 2021-22 में 315 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जानिए कि पहले प्रोडक्शन कम था, उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। सबसे हाईएस्ट रेट हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2020-21 में 36 मिलियन टन, उसके बाद 18 मिलियन टन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 36 मिलियन टन का प्रोडक्शन देखने को मिला। उसके बाद वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 17 एंड 16 मिलियन टन, ठीक। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमको देखने को मिल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। बाकी कुछ एरियाज़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, ठीक। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।